हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज की सेशन में हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य संगठनों से जुड़े हुए प्रश्नों को करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कौन सा वर्ष प्रथम मानवाधिकार वर्ष के रूप में घोषित किया गया? 1963, 1966, 1968 या फिर 1970? तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कौन सा वर्ष प्रथम मानवाधिकार वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1968। आप लोग एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठिए और राइट आंसर लिखिए अपना, और लास्ट में आप लोग अपने मार्क्स को शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वर्ष 1968 में मानव अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तेहरान में संपन्न हुआ। इसमें 84 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में ही वर्ष 1968 को प्रथम मानवाधिकार वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई। क्वेश्चन नंबर 2, यूडीएचआर का विस्तारित रूप क्या है? यूडीएचआर का फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ऑप्शन बी है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ होम राइट, यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट या फिर यूनिवर्सल डिसीजन ऑफ ह्यूमन राइट। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। क्वेश्चन नंबर 3, हर वर्ष मानव अधिकार दिवस इस दिन मनाया जाता है। 20 जनवरी को, 30 दिसंबर को, 10 दिसंबर को या फिर 10 नवंबर को? तो मानव अधिकार दिवस ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। वर्ष 1946 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी तथा 10 दिसंबर 1948 के दिन मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा जारी की गई। इस घोषणा के कारण ही 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल कितनी धाराएं हैं? 111, 119, 121 या फिर 123? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने चार्टर हैं? 111। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल 111 अनुच्छेद या धाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? लंदन में, यूएसए में, जेनेवा में या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम अधिवेशन 10 जून 1946 को लंदन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा सीटों का एक अंग नहीं है? सभा, परिषद, सचिवालय एवं कार्य समूह या फिर पहरुआ समितियां? तो सीटों का एक अंग नहीं है कौन सा? सभा। 8 सितंबर 1954 को गठित क्षेत्रीय सुरक्षा संगठन के रूप में सीटो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का सैन्य गठबंधन था। सभा इस संगठन का अंग नहीं है। इसके प्रमुख सदस्य थे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, थाईलैंड, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। 30 जून 1977 को इसका अस्तित्व समाप्त हो गया था। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि वार्सा पैक्ट कब बना था और इसे कब समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद में महासभा की शक्तियों और कार्यों का वर्णन किया गया है? तो क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद में महासभा की शक्तियों और कार्यों का वर्णन किया गया है? चार्टर के 6वें अनुच्छेद में, चार्टर के 10वें अनुच्छेद में, चार्टर के 11वें अनुच्छेद में या फिर चार्टर के 8वें अनुच्छेद में? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चार्टर के 11वें अनुच्छेद में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा की शक्तियों और कार्यों का वर्णन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, निशस्त्रीकरण के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर महासभा विचार करती है तथा अन्य अभिकरणों को सिफारिश करती है। क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र चार्टर को निम्नलिखित में से किस एक सम्मेलन में अंगीकृत किया गया था? मॉस्को सम्मेलन, याल्टा सम्मेलन, डम्बर्टन ओक्स सम्मेलन या फिर सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन।
जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में अंगीकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा देश यूएन के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? भारत, ताइवान, यूके, ब्राजील। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूके। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद महत्वपूर्ण अंग है, जिसके कंधे पर अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने का उत्तरदायित्व है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का अनुच्छेद 23 सुरक्षा परिषद की रचना तथा सदस्यता से संबंधित है। इस परिषद में 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्य में कौन से 5 देश हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य नहीं है? युद्ध रोकना और शांति स्थापित करना, मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति सम्मान जगाना, क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना या फिर अंतरिक्ष को जीतना और इस पर शोध करना। तो कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के पहले अध्याय के पहले अनुच्छेद में संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों में उपयुक्त प्रश्न का विकल्प डी शामिल नहीं है। तो आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अध्याय में संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों को बताया गया है? तो पहले अध्याय के पहले अनुच्छेद में क्या क्या उद्देश्य हैं? युद्ध को रोकना और शांति स्थापित करना, मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति सम्मान जगाना, क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 11, मोर्टन कैप्लन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के कितने प्रतिमान होते हैं? 4, 6, 8 या फिर 10। तो मार्टिन कैप्लन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के कितने प्रतिमान हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6। कैप्लन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सिद्धांत का व्यवस्थित विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में व्यवस्था सिद्धांत को 6 प्रतिमानों में विभाजित किया। शक्ति संतुलन निकाय, शिथिल द्विध्रुवीय निकाय, दृढ़ द्विध्रुवीय निकाय, सार्वत्रिक कार्यकर्ता निकाय, सोपानीय अंतर्राष्ट्रीय निकाय और इकाई वीटो निकाय। क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर कितने राष्ट्रों ने 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए? 51, 52, 61 या फिर 64। तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि कुल 50 देशों ने 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए थे। 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र में 50 राज्यों ने हस्ताक्षर किए थे। चूंकि पोलैंड में सरकार का गठन नहीं हुआ था, इसलिए वह अपना प्रतिनिधि नहीं भेज सका और उसका स्थान रिक्त छोड़ दिया गया था। सरकार के गठन के पश्चात 15 अक्टूबर 1945 को पोलैंड ने चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा प्रथम निशस्त्रीकरण दशक घोषित कब किया गया था? 1950-60 के दशक को, 1960-70 के दशक को, 1970-80 के दशक को या फिर 1980-90 के दशक को। तो संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा प्रथम निशस्त्रीकरण दशक कब घोषित किया गया था? 1970-80 के दशक को। 16 दिसंबर 1969 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव संख्या 2602 में 1970-80 दशक को प्रथम निशस्त्रीकरण दशक घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 14, एशिया का कौन सा भाग दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया या फिर मध्य एशिया। तो एशिया का कौन सा भाग है जो दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य एशिया। पामीर के पठार को दुनिया की छत कहा जाता है। इस पठार की स्थिति मध्य एशिया में है, इसलिए मध्य एशिया को दुनिया के छत के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, किसने कहा जब तक मॉर्गेंथो के सिद्धांत का प्रभाव बना रहेगा तब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में कोई प्रगति संभव नहीं है? हॉफमैन, वेनो बासरमैन, हेंस कार्लसन, क्विंसी राइट। तो किसने ये कहा है कि मॉर्गेंथो के सिद्धांत का जब तक प्रभाव बना रहेगा तब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में
कोई प्रगति संभव नहीं है। तो ये स्टेटमेंट है बेनो वासरमैन का। बेनो वासरमैन ने द साइंटिफिक प्रेटियंस ऑफ प्रोफेसर मॉर्गेनथाउस थ्योरी ऑफ पावर पॉलिटिक्स में लिखा है कि मॉर्गेनथाउ का सिद्धांत निरपेक्ष एवं अप्रामाणिक आवश्यकतावादी नियमों पर आधारित है। मानव प्रकृति संबंधी धारणा तथा अनुमानों पर आधारित धारणा मॉर्गेनथाउ के सिद्धांत को अवैज्ञानिक बना देती है। क्वेश्चन नंबर 16, किसने कहा शक्ति का प्रयोग करने वाले तथा जिसके विरुद्ध शक्ति प्रयुक्त होती है, इन दो तरह के राष्ट्रों के बीच का मनोवैज्ञानिक संबंध ही राजनीतिक शक्ति है? मॉर्गेनथाउ ने, कैटलिन ने, R.H. ट्रॉनी ने या फिर लासवेल ने? तो ये कथन है मॉर्गेनथाउ का। मॉर्गेनथाउ ने पॉलिटिक्स अमंग नेशन में लिखा है कि किन्हीं दो राष्ट्रों के पारस्परिक संबंध की वह स्थिति जिसमें एक राष्ट्र स्वभावतः दूसरे राष्ट्र की इच्छानुसार कार्य करने लगता है, शक्ति के स्वरूप को स्पष्ट करता है। इसमें जो शक्ति का प्रयोग करता है और जिन पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है, उनके बीच एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक संबंध बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, देतांत शब्द किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी से, स्पेनिश से, फ्रेंच से या फिर ग्रीक से? तो देतांत शब्द फ्रेंच शब्द से लिया गया है। देतांत एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव की कमी। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश देतांत को दो तरह से परिभाषित करता है। इसके अनुसार यह राज्यों के बीच तनावपूर्ण संबंधों का अंत होता है तथा राज्यों के बीच मित्रतापूर्ण समझ की स्थापना है। क्वेश्चन नंबर 18, एकमात्र देश जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का प्रत्याहरण किया है? चीन, जर्मनी, इंडोनेशिया या फिर इथियोपिया? तो किस देश ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का प्रत्याहरण किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। शीत युद्ध के दौरान इंडोनेशिया को सोवियत संघ का समर्थक माना जाता था। 21 जनवरी 1965 को इसने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता को त्यागने की घोषणा कर दी, जिसका प्रमुख कारण था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में न चुना जाना। क्वेश्चन नंबर 19, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस को स्थायी सदस्यता उसकी किस योग्यता के आधार पर दी गई? पूर्व सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य, विश्व में द्वितीय सर्वाधिक शक्तिशाली देश, क्षेत्र के संबंध में विश्व का सबसे बड़ा देश या फिर विश्व में सबसे प्राचीन सभ्यता के कारण? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस को स्थायी सदस्यता क्यों प्राप्त हुई है, किस योग्यता के आधार पर प्राप्त हुई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्व सोवियत संघ का, क्योंकि यह उत्तराधिकारी राज्य है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात राष्ट्रकुल के स्वतंत्र सदस्यों के साथ साथ संघीय इकाइयों ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। चूंकि पूर्व सोवियत संघ सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य था, अतः रिक्त पद के लिए उत्तराधिकार प्रश्न उत्पन्न हुआ। क्षेत्रफल, जनसंख्या और सैन्य शक्ति के आधार पर रूस को पूर्व सोवियत संघ का उत्तराधिकारी घोषित कर सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य चुन लिया गया। क्वेश्चन नंबर 20, सोवियत संघ के विघटन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नेता प्रमुखतः उत्तरदायी है? व्लादिमीर पुतिन, ब्रेजनेव, ख्रुश्चेव या फिर गोर्बाचेव? तो सोवियत संघ के विघटन के लिए इनमें से कौन सा नेता मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक, राजनीतिक सुधारों और लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई। इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध किया गया और इसी कारण से गोर्बाचेव को सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख नेता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत सोवियत संघ शांति, मैत्री व सहयोग संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? इससे पिछली वीडियो में भी यह क्वेश्चन आया था, तो राइट आंसर बताइए। 1969, 1970, 1971 या फिर 1972? तो भारत सोवियत मैत्री संधि कब हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1971।
भारत सोवियत संघ शांति मैत्री व सहयोग संधि पर अगस्त 1971 में हस्ताक्षर हुए थे। इस संधि का उद्देश्य तत्कालीन समय में उत्पन्न खतरों से भारत को निपटाना था। शांति मैत्री एवं सहयोग संधि की धारा 9 में उल्लेख है कि बाहरी खतरे से उत्पन्न परिस्थिति पर दोनों देश मिलकर विचार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, हित समूह पाए जाते हैं केवल लोकतांत्रिक देशों में, पूंजीवादी समाजों में, केवल सर्वाधिकारवादी देशों में या फिर सभी देशों में? तो हित समूह कहाँ पाए जाते हैं? सभी देशों में। प्रत्येक प्रकार की राजनीतिक प्रणाली और प्रत्येक देश में हित समूहों का अस्तित्व होता है। लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक प्रक्रिया खुली होती है, परंतु सर्वाधिकार राज्यों में दबाव समूहों को सत्ता के अनुरूप चलना पड़ता है। जो भी समूह सत्ता की आलोचना करते हैं उन्हें बलपूर्वक दबा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मॉर्गेंथो के अनुसार राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण साधन है राजनय, प्रचार एवं राजनीतिक युद्ध, राष्ट्रीय नीति के आर्थिक साधन या फिर युद्ध? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजनय। मॉर्गेंथो राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने के लिए शक्ति को महत्वपूर्ण साधन मानता है, परंतु वह शक्ति के अंतर्गत सैन्य शक्ति को शामिल नहीं करता। सैनिक शक्ति राष्ट्रीय शक्ति का अवयव मात्र है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति है। युद्ध के माध्यम से राष्ट्रीय हित प्राप्त करने से सर्वत्र अराजकता और अशांति का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। अतः राजनय के माध्यम से राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने का सबसे उत्तम उपाय है। क्वेश्चन नंबर 24, परमाणु व प्रसार संधि से अलग होने वाला प्रथम देश कौन सा था? चीन, क्यूबा, उत्तरी कोरिया या फिर कनाडा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया परमाणु व प्रसार संधि से अलग होने वाला प्रथम देश है। दिसंबर 1985 में वह इस संधि में शामिल हुआ था तथा जनवरी 2003 में इस संधि से अलग होने की घोषणा की गई थी उत्तर कोरिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, स्टीवन रोजर और वॉल्टर जोन्स के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है भूगोल, विचारधारा, जनसंख्या या फिर नेतृत्व? तो राइट आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर अपने पेज पर लिखिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेतृत्व। स्टीवन रोजर और वॉल्टर जोन्स के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति का तात्पर्य एक अंतर्राष्ट्रीय कर्ता के द्वारा अपने अतुलनीय संसाधनों और परिसंपत्तियों का इस प्रकार से उपयोग कर अपनी क्षमता को बढ़ाना है ताकि अपने अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के परिणामों को प्रभावित किया जा सके। अतः इन दोनों विचारकों ने राष्ट्रीय शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व किसे माना है? नेतृत्व को। किसने? स्टीवन रोजर और वॉल्टर जोन्स ने। क्वेश्चन नंबर 26, यूरोपियन एकता आंदोलन का जनक कौन है इनमें से? द गॉल, कनार्ड एडेन्योर, जीन मोनेट या फिर रॉबर्ट शूमैन? तो राइट आंसर बताइए, यूरोपियन एकता आंदोलन का जनक कौन है? क्वेश्चन नंबर 26 के लिए राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 के लिए ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट शूमैन। रॉबर्ट शूमैन को यूरोपियन एकता का वास्तुकार माना जाता है। 1948 और 1952 में फ्रांस के विदेश मंत्री रहे वो। जीन मोनेट के सहयोग से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध शूमैन प्लान तैयार किया तथा 9 मई 1950 को इसे प्रकाशित किया, जिसे अब यूरोपियन संघ के जन्म के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत पाकिस्तान संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शक्तिशाली राज्य द्विपक्षीय बातचीत को विशेष प्राथमिकता देते हैं, जबकि कमजोर राज्य बहुपक्षीय पद्धति को चाहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है, शक्तिशाली राज्य कमजोर राज्यों को दूर रखना चाहते हैं, जबकि कमजोर राज्य शक्तिशाली राज्यों के साथ प्रगाढ़ राजनीतिक और आर्थिक संबंध चाहते हैं। थर्ड ऑप्शन है, शक्तिशाली राज्य अन्य राज्यों से समर्थन लेकर अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जबकि कमजोर राज्य शक्तिशाली राज्यों पर शक्ति का दबाव डालते हैं। तो कौन से कथन यहाँ पर गलत है? जल्दी से इसके लिए राइट आंसर बताइए। इसमें बताना है कौन से कथन गलत है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट गलत है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शक्तिशाली राष्ट्रों को कमजोर राज्यों के समर्थन एवं सहायता की आवश्यकता होती है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों में निर्णय प्रक्रिया लोकतांत्रिक ढंग से संचालित होने के कारण नीतियों को अपने पक्ष में करवाने के लिए कमजोर राज्य भी आवश्यक है।
उदाहरण के लिए विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, पर्यावरणीय सम्मेलन इत्यादि। कमजोर राज्य की आर्थिक और सैन्य सहायता प्राप्ति के लिए अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। साथ ही कमजोर राज्य उस स्थिति में नहीं होते कि वे शक्तिशाली राज्यों पर दबाव डाल सके। क्वेश्चन नंबर 28, नाटो व वर्साई संधि के मध्य निशस्त्रीकरण संधि कब हुई? तो जो नाटो है सैन्य संगठन और वर्साई, इनके बीच निशस्त्रीकरण संधि कब की गई? 1990 में, 1991 में, 1992 में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 28 के लिए राइट आंसर बताइए क्या होगा? राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन नंबर ए 1990। 19 नवंबर 1990 को पेरिस सम्मेलन में नाटो और वार्सा के मध्य परंपरागत शस्त्र कटौती संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि में टैंकों, तोपों तथा सैनिक सशस्त्र युद्धक गाड़ियों को समाप्त करने का निर्णय किया गया। दोनों गुटों के पास अधिक से अधिक 20,000 टैंक, 30,000 युद्धक गाड़ियां और 6800 लड़ाकू जहाज तथा 2,000 हेलीकॉप्टर होने की व्यवस्था की गई। क्वेश्चन नंबर 29, यूगोस्लोवाकिया का 5 पृथक राज्यों में विखंडन शीत युद्ध के अंत को चिन्हित करता है। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा नए राज्यों को सही रूप से बताता है? स्लोवाकिया, मैसिडोनिया और आर्मीनिया, आर्मीनिया, क्रोएशिया और सर्बिया, सर्बिया, मैसिडोनिया और अजरबैजान, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया और स्लोवानिया। तो राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 29। राइट आंसर है, कोई भी इसमें से राइट आंसर नहीं है क्योंकि कोई भी सही क्रम में यहाँ पर नहीं दिया गया है। सही क्रम क्या है? आर्मीनिया जो है वो यूगोस्लोवाकिया का भाग नहीं था। सर्बिया 5 जून 2006 को अंतिम समय में स्वतंत्र हुआ था। यूगोस्लोवाकिया से विघटित राज्यों का सही क्रम क्या है? स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मैसेडोनिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो और सर्बिया। तो ये कुल 7 राज्यों में बटा था यूगोस्लोवाकिया, तो उसका सही क्रम यहाँ दिया गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मैसेडोनिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो और सर्बिया। आर्मीनिया जो है वो यूगोस्लोवाकिया का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 कथन और कारण का है। कथन आपके सामने है। विदेश नीति में अधिकतम राष्ट्रीय स्वायत्तता के सिद्धांत की पुष्टि गुटनिरपेक्ष आंदोलन है। कारण है, बगैर अपनी पहचान को खोए विश्व के विभिन्न देशों के मध्य अंतरक्रिया गुटनिरपेक्षता की भावना ने की थी। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो कूट में से राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 के लिए ऑप्शन नंबर ए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता के लिए संबंधित देश को स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना आवश्यक माना गया था। जो राज्य स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हैं वे ही अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपनी पहचान बनाते हैं। इसलिए यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है, साथ ही कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को कहा जाता है विदेश नीति, आर्थिक नीति, सामाजिक नीति या फिर देशीय नीति। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को क्या कहा जाता है? विदेश नीति। विदेश नीति को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पर्याय माना जाता है। कोई भी देश विदेश नीति के माध्यम से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने संबंधों का निरूपण करता है। विदेश नीति सिद्धांतों और व्यवहारों का समुच्चय है जिनके आधार पर सभी देश अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करना चाहते हैं। राष्ट्रीय हितों के अनुरूप विदेश नीति भी सभी देशों की भिन्न होती है। इन सभी विदेश नीति का समामेलन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 में, 1950 में, 1945 में या फिर 1993 में? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना सरकार द्वारा अक्टूबर 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत की गई थी। इस 8 सदस्यीय आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 33, मैग्ना कार्टा किस वर्ष पारित किया गया था? 1210 में, 1215 में, 1315 में या फिर 1415 में? तो मैग्ना कार्टा 1215 में पारित किया गया था। मैग्ना कार्टा, जिसे स्वतंत्रता का अधिकार पत्र भी कहा जाता है, किंग जॉन द्वारा जून 1215 को पारित किया गया था।
कुछ कानून आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जैसे बिना निष्पक्ष सुनवाई के किसी को सजा नहीं दी जा सकती, गलत तरीके से कर चुकाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अमेरिका के 1776 में लिखित संविधान में भी मैग्ना कार्टा के कुछ भाग को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नव यथार्थवाद यानी न्यू रियलिज्म से संबंधित है? केनेथ वॉल्ट्ज, हंस मैर्गनथाउ, रेनहोल्ड नेबूर या फिर जॉन रगी। तो कौन है जो नव यथार्थवादी हैं इनमें से? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केनेथ वॉल्ट्ज। नव यथार्थवाद या संरचनात्मक यथार्थवाद का संबंध केनेथ वॉल्ट्ज से है और इनकी रचना है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। इन्होंने यथार्थवाद का विश्लेषण व्यवस्था सिद्धांत से मिलकर किया है। अंतर्राष्ट्रीय संरचना का विश्लेषण करते हुए वे इसे अराजकतापूर्ण मानते हैं, जिसका तात्पर्य है कि राष्ट्र राज्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नैतिकता और विधि के बजाय राष्ट्रीय हितों से संचालित होती है। तो जो यथार्थवाद है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रीय हित को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है। क्वेश्चन नंबर 35, किसने कहा कि शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य तत्व है? एन.जे. स्पाइकमन, मॉर्गेनथाउ, हॉब्स या फिर नीत्शे। तो किसने शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य तत्व माना है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉर्गेनथाउ। मॉर्गेनथाउ ने पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में लिखा है कि शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य तत्व है। राष्ट्र हमेशा शक्ति के साधन द्वारा ही राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। राजनीतिज्ञ शक्ति के रूप में परिभाषित हितों के अनुरूप ही सोचते तथा कार्य करते हैं तथा इतिहास इस तथ्य का साक्षी है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के यथार्थवादी सिद्धांत का अंग नहीं है? राज्यवाद, सामूहिक हित, सुरक्षा या फिर अस्तित्व। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक हित। सामूहिक हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के आदर्शवादी सिद्धांत का अंग है। इस अवधारणा के अंतर्गत राष्ट्रीय हित की अपेक्षा सामूहिक हित को प्रधानता प्राप्त होती है। किसमें? आदर्शवादी सिद्धांत में। जबकि जो यथार्थवादी हैं वो किसको बल देते हैं? राज्यवाद पर, सुरक्षा पर और अस्तित्व पर। यदि सभी राष्ट्र अपने संकीर्ण हितों की अपेक्षा सामूहिक हित को ध्यान में रखें तो आदर्शवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को समाप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 37, सौदेबाजी सिद्धांत का आधार है संधि वार्ता, राष्ट्रीय हित, युद्ध या फिर संघर्ष। तो सौदेबाजी सिद्धांत का आधार क्या है? संधि वार्ता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सौदेबाजी का सिद्धांत संधि वार्ता पर आधारित है। इसके अंतर्गत दो पक्षों के पारस्परिक संबंध अधिकतम लाभ और न्यूनतम हानि के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन मुख्यतः आधारित है सत्ता की राजनीति पर, सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों पर, ऐतिहासिक संबंधों पर या फिर नैतिकता की राजनीति पर। तो जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन है वो किस पर आधारित है? सत्ता की राजनीति पर। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन सत्ता या शक्ति की राजनीति पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उन क्रियाओं का अध्ययन करना है जिसके अंतर्गत राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हेतु शक्ति के आधार पर संघर्षरत रहते हैं। इस संदर्भ में राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख लक्ष्य होते हैं। संघर्ष इसका स्वरूप तय करती है तथा शक्ति इस उद्देश्य प्राप्ति का प्रमुख साधन है। इसी आधार पर मॉर्गेनथाउ शक्ति को साधन और साध्य दोनों मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन वैश्वीकरण को दर्शाता है? राज्य की अर्थव्यवस्था का बढ़ता विलय, राजनीतिक अस्थिरता, सूचना का बढ़ता हुआ प्रवाह, बढ़ती हुई भौगोलिक अंतर्निर्भरता। तो इनमें से क्या वैश्वीकरण को दर्शाता है? कूट आपके सामने है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 4, केवल 1, 2 और 4, केवल 1, 3 और 4। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 39 के लिए बताइए। यूपीजीडीसी प्रवक्ता परीक्षा 2013 का प्रश्न है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 3 और 4। राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं का बढ़ता विलय, सूचना का बढ़ता हुआ प्रवाह, बढ़ती हुई भौगोलिक अंतर्निर्भरता।
वर्तमान वैश्वीकरण के अनेक आयाम प्रकट होकर सामने आए हैं, जिनमें अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण, सूचना संजाल और अनेक देशों के मध्य भौगोलिक अंतर्निर्भरता प्रमुख है। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन जैसे संगठन अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण नियमन के लिए बनी संस्थाएं हैं। सभी देशों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान का माध्यम जैसे रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर इत्यादि से सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंध निर्धारित होते हैं। इसी प्रकार औद्योगिकरण की आवश्यकताओं ने भौगोलिक अंतर्निर्भरता को बढ़ावा दिया है, जैसे जापान को कोयले एवं लोहे के लिए ऑस्ट्रेलिया एवं भारत से संबंध बढ़ाना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 40, मानव अधिकारों की अवधारणा विशेष रूप से संबंधित है राजनीतिक समानता से, आर्थिक स्थायित्व से, मानव होने के नाते मानव की गरिमा से, या इसमें से कोई भी नहीं। तो मानव अधिकारों की अवधारणा विशेष रूप से संबंधित है किससे? मानव होने के नाते मानव की गरिमा से। ऐतिहासिक आधार पर मानवाधिकारों का उल्लेख मैग्ना कार्टा 1215 में पाया जाता है, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न विभीषिका और शरणार्थियों की समस्या ने इसके महत्व को अधिक स्पष्ट कर दिया। मानवाधिकार मानववाद की इस मान्यता को स्वीकार करता है कि मनुष्य ही समस्त वस्तुओं का मापदंड है। मनुष्य होने के नाते मानवीय गरिमा के साथ जीना मानव अधिकारों का मूल मंत्र है। तो इससे रिलेटेड प्रश्नों को हम लोग 2 पार्ट्स में करेंगे। इसमें केवल हम 100 क्वेश्चंस करेंगे, बाकी के 66 क्वेश्चन हम पार्ट 2 में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, वर्तमान विश्व परिदृश्य में एक नए परिवर्तन का उदय हुआ है, वह है अमेरिकी प्राधान्य, रशिया की भूमिका, 77 समूह की भूमिका, या फिर तीसरी दुनिया के देशों की भूमिका। तो वर्तमान विश्व परिदृश्य में एक नए परिवर्तन का उदय हुआ है, वह क्या है इनमें से? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तीसरी दुनिया के देशों की भूमिका। वर्तमान विश्व परिदृश्य में आर्थिक, राजनीतिक एवं सामरिक मामलों में तीसरी दुनिया के देशों की भूमिका बढ़ी है। भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों की अर्थव्यवस्था में तीव्र वृद्धि हो रही है, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं और G20 जैसे संगठनों में इनकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 42, शीत युद्ध की समाप्ति का प्रमुख कारण था द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति, 1949 की चीनी क्रांति, 1945 में जर्मनी का विभाजन, या फिर सोवियत संघ का विघटन। तो शीत युद्ध की समाप्ति का प्रमुख कारण इनमें से क्या था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोवियत संघ का विघटन। शक्तिशाली सोवियत संघ विचारधाराओं के संघर्ष में पूंजीवादी देशों से उलझा रहा तथा विश्व को साम्यवादी ढांचे में ढालने की सनक ने शीत युद्ध को जन्म दिया। आंतरिक और बाह्य कारणों से 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और सोवियत संघ को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए शीत युद्ध की समाप्ति की घोषणा करनी पड़ी। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन से निर्णयों में संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है? शांति और सुरक्षा के लिए, नए सदस्य राज्यों के प्रवेश के लिए, बजट संबंधी मामले के लिए, या फिर उपयुक्त सभी के लिए। तो संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा में 2/3 बहुमत की आवश्यकता किन निर्णयों में पड़ती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। शांति और सुरक्षा के लिए, नए सदस्य राज्यों के प्रवेश के लिए और बजट संबंधी मामलों के लिए सामान्य सभा में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा शांति की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है? ILO, यूनेस्को, यूनिसेफ, या फिर UNDP। तो इनमें से कौन सा है जो शांति की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है तथा इसके सदस्यों की संख्या 195 है और एसोसिएट सदस्य 8 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत यह वैश्विक संस्कृतियों के आदान प्रदान के महत्व का संगठन है। यह संगठन शांति की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म याद रखिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में और इसका मुख्यालय है पेरिस में।
वर्तमान में यूनेस्को में 193 मेंबर्स हैं और 11 एसोसिएट मेंबर्स हैं। यूनेस्को की वेबसाइट से ये डेटा आपको बताया जा रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ऊपर। 193 मेंबर्स और 11 एसोसिएट मेंबर्स स्टेट्स हैं अभी यूनेस्को में। क्वेश्चन नंबर 45, यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है लंदन में, पेरिस में, रोम में या फिर न्यूयॉर्क में। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अभी हमने आपको बताया पेरिस में। क्वेश्चन नंबर 46, प्रथम विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन कब हुआ था? 1922 में, 1932 में, 1972 में या फिर 1993 में? तो प्रथम विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन हुआ था 1932 में। विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन 2 फरवरी 1932 में जिनेवा में संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन में 60 देशों के प्रतिनिधियों में बड़ी सेना व नौसैनिक बल बनाए रखने वाले सभी देश शामिल थे। सम्मेलन का उद्देश्य हथियारों को कम करना तथा सीमित करना था। लीग ऑफ नेशंस के अनुबंध के अनुच्छेद 8 के अनुपालन के व्यापक उद्देश्य के रूप में इसे रेखांकित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47, ब्रिक्स देशों में सम्मिलित है ब्रिटेन, रशिया, ईरान, चिली और स्विट्जरलैंड। बहरीन, रशिया, इटली, चिली और सिंगापुर। बोत्सवाना, रोडेशिया, इरिट्रिया, चाड और सूडान या फिर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स देशों में इनमें से कौन सम्मिलित है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन ने मिलकर ब्रिक की स्थापना की थी 2009 में, जिसका उद्देश्य था वैश्विक वित्तीय संस्थाओं में सुधार करना। और दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका ने भी ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण कर ली थी, जिसके बाद इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो 2009 तक क्या था ये? ब्रिक। और 2010 में जब दक्षिण अफ्रीका ने इसे ज्वाइन किया, तब से इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आयोजन ब्राज़ील में हुआ था 2009 में, 2010 में, 2011 में या फिर 2012 में? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2010 में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ था। दूसरा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में संपन्न हुआ था। इन देशों के समक्ष प्रमुख चर्चा के मुद्दे थे वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, वैश्विक वित्तीय संकट, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्वाचन के तरीके, G20 के मामले, जलवायु परिवर्तन, संयुक्त राष्ट्र में सुधार इत्यादि। अंत में ब्रिक्स देशों ने सहयोग और समन्वय बढ़ावा देने के लिए ठोस उपायों पर सहमति व्यक्त की थी। क्वेश्चन नंबर 49, शीत युद्ध वाक्यांश मूलतः संबंधित था संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ से, भारत और पाकिस्तान से, भारत और चीन से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शीत युद्ध वाक्यांश मूलतः किससे संबंधित था? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ से। वर्ष 1945 और 1951 के मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच असैन्य संघर्ष को शीत युद्ध कहा जाता है। विशेष रूप से दो विरोधी राजनीतिक प्रणालियों वाले देश जो प्रत्यक्ष सशस्त्र संघर्ष की बजाय अपनी विचारधारा के आधार पर स्वयं के प्रभाव को बढ़ाने तथा विरोधी के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका और सोवियत रूस के संबंधों को स्पष्ट करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज लिस्का ने। क्वेश्चन नंबर 50, एक सभी के लिए तथा सभी एक के लिए सामूहिक सुरक्षा का रक्षक है, यह कथन किसका है? पामर एवं पार्किंस का, मोर्गेंथो का, स्लीचर का या फिर ऑर्गेन्स्की का? तो किसने ये कहा है कि एक सभी के लिए तथा सभी एक के लिए? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोर्गेंथो। सामूहिक सुरक्षा के विषय में मोर्गेंथो ने पॉलिटिक्स अमंग नेशन में लिखा है कि यदि किसी देश की सुरक्षा को संकट हो तो बाकी सभी देश मिलकर उस संकट का सामना करेंगे। इसमें सभी देश प्रत्येक की सुरक्षा का ध्यान रखें मानो उनकी अपनी सुरक्षा खतरे में हो। तात्पर्य यह है कि एक सभी के लिए तथा सभी एक के लिए। क्वेश्चन नंबर 51, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी संगठन है जिसका कार्यक्षेत्र है मानवाधिकार, युद्ध अपराध, द्विध्रुवीय व्यवस्था के अस्थिर ब्लॉक या फिर अंतर्राष्ट्रीय विवाद। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का कार्यक्षेत्र क्या है इनमें से? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानवाधिकार। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है जो मानवाधिकार संबंधी मामलों को देखता है। पीटर बेंसन ने जुलाई 1961 में लंदन में इसकी स्थापना की थी।
इस विश्वव्यापी संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में। विश्व के विभिन्न देशों में इसकी शाखाएं स्थापित हैं। भारत में 1960 में बिहार में इस संगठन की स्थापना की गई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में स्थित है। भारत का जो है उसका मुख्यालय है बेंगलोर में, लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में। क्वेश्चन नंबर 52, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, पेरिस, रोम या फिर न्यूयॉर्क? तो अभी हमने चर्चा की थी यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। यूनेस्को का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। यूनेस्को का मूल उद्देश्य है शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय शांति, विकास एवं संबंधों को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 53, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना कब हुई थी? 1919 में, 1920 में, 1921 में या फिर 1922 में? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन श्रमिकों के विषय में संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ILO का मूल उद्देश्य रहन सहन के स्तर एवं श्रम की अन्य दशाओं को सुधारने तथा पूर्ण रोजगार का लक्ष्य प्राप्त करने पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना है। तो याद रखिए ILO की स्थापना हुई थी 1919 में और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 54, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य अस्थायी हैं? स्थायी नहीं पूछा गया है, अस्थायी पूछा गया है। 5, 7, 10 या फिर 15? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? USA, UK, रशिया, फ्रांस और चाइना। और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, यानी कि टोटल कितने होते हैं सुरक्षा परिषद में? 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, इनका निर्वाचन होता है। जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन होता है। अस्थायी सदस्यों का क्षेत्रीय आधार पर 2 वर्षों के लिए निर्वाचन होता है। उनका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए है? 2 वर्षों के लिए। सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता इसके सदस्यों द्वारा मासिक आधार पर चक्रा अनुक्रम में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 55, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या है 5, 6, 7 या फिर 8। तो जैसा कि अभी आपको बताया गया कि स्थायी सदस्य होते हैं 5, USA, UK, रशिया, फ्रांस और चाइना। और अस्थायी सदस्य होते हैं 10, यानी टोटल होते हैं सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन 2 वर्षों के लिए होता है। तो इतने फैक्ट्स याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 56, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या है तो कितनी है? 5। क्वेश्चन नंबर 57, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की कुल कितनी संख्या है? 5। एक ही क्वेश्चन को देखिए कैसे पूछा जा रहा है बार बार। क्वेश्चन नंबर 58, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं कितनी अवधि के लिए? 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए या फिर 5 वर्ष के लिए? तो अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्षों के लिए। तो याद रखिएगा ये सब। क्वेश्चन नंबर 59, सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो कितनी है? 15। 5 स्थायी और 10 अस्थायी, टोटल है 15। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? भारत, अमेरिका, सोवियत संघ या फिर ब्रिटेन? तो जैसा कि अभी आप लोगों को बताया गया कि 15 कुल सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में, जिसमें से 5 सदस्य होते हैं स्थायी और 10 सदस्य होते हैं अस्थायी। 5 सदस्यों में कौन कौन शामिल है? USA, UK, रशिया, फ्रांस और चाइना। तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? भारत। क्वेश्चन नंबर 61, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठकें होती हैं 1 वर्ष में 1 बार, 1 वर्ष में 2 बार, 2 वर्ष में 1 बार या फिर 3 वर्ष में 1 बार? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठकें होती हैं 1 वर्ष में 1 बार। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम 1 बार अवश्य बुलाया जाता है, जो सामान्यतः सितंबर माह में न्यूयॉर्क में आयोजित होता है। असामान्य परिस्थितियों में महासचिव द्वारा 24 घंटे के भीतर इसकी बैठक बुलाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 62,
निम्न में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र का प्रधान अंग है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, आर्थिक व सामाजिक परिषद या फिर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन। तो संयुक्त राष्ट्र का इनमें से कौन सा एक प्रधान अंग है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक व सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रधान अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र के अन्य प्रधान अंगों में आम सभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, ट्रस्टीशिप परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को शामिल किया जाता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में कुल 54 सदस्य देश हैं, जिनका चुनाव प्रत्येक 3 वर्ष पर आम सभा द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, सचिवालय या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्वेश्चन नंबर 64, विश्व संगठन के चार्टर में संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने प्रधान अंगों का उल्लेख है? 4, 5, 6 या फिर 8। तो विश्व संगठन के चार्टर में संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 प्रधान अंगों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 65, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा विशिष्ट अभिकरण नहीं है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या फिर अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक विकास संगठन। तो कौन सा एक विशिष्ट अभिकरण नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंगों में से एक है। इसके प्रमुख 6 अंग है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद तथा सचिवालय। शेष सभी संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण हैं और विशिष्ट अभिकरण तथा 6 प्रमुख अंगों से अलग हैं। जो विशिष्ट अभिकरण है वो 6 प्रमुख अंगों से अलग है। तो 6 प्रमुख अंग संयुक्त राष्ट्र के कौन से हैं? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद तथा सचिवालय। तो इसे याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 66, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने मुख्य अंग हैं? 7, 5, 6 या फिर 8। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने मुख्य अंग हैं? 6। क्वेश्चन नंबर 67, इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, यूनेस्को, सेक्रेटेरिएट। तो कौन सा एक नहीं है? यूनेस्को। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग नहीं है? महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद या फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अगर आपको 6 अंग याद है तो आप आसानी से इस तरह के प्रश्नों को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय स्थित है वॉशिंगटन DC में, न्यूयॉर्क में, लंदन में या फिर पेरिस में। तो यूएनओ का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 70, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सदस्य को निषेधाधिकार वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है? चीन, रूस, जर्मनी या फिर ब्रिटेन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। जो 5 सदस्य देश हैं स्थायी सुरक्षा परिषद के, उन सभी को वीटो शक्ति प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किसी प्रस्ताव के पारित होने के लिए समस्त स्थायी सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। उनमें से किसी एक के भी असहमत होने पर प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता है। इसे ही निषेधाधिकार या वीटो शक्ति कहा जाता है, क्योंकि कोई भी स्थायी सदस्य किसी प्रस्ताव को अपनी असहमति द्वारा पारित होने से रोक सकता है। और सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? रूस, चाइना, USA, UK और फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 71, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 20, 21, 22 या फिर 15। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 सदस्य होते हैं, जो महासभा एवं सुरक्षा परिषद द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। इनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गणपूर्ति के लिए कम से कम न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 9। क्वेश्चन नंबर 72, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का, 6 वर्ष का, 9 वर्ष का या फिर 12 वर्ष का। तो अभी हमने चर्चा की ऊपर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 73,
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को निर्वाचित किया जाता है महासभा द्वारा, सुरक्षा परिषद द्वारा, महासभा तथा सुरक्षा परिषद दोनों द्वारा या फिर न्यायसिता परिषद द्वारा। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को निर्वाचित किया जाता है महासभा तथा सुरक्षा परिषद दोनों के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गणपूर्ति के लिए न्यायाधीशों की कुल संख्या क्या है? 15, 7, 11 या फिर 9। अगर आप लोगों ने पीछे के क्वेश्चंस की व्याख्या को सुना है तो जरूर आप इसका आंसर कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गणपूर्ति के लिए न्यायाधीशों की कुल संख्या होती है 9। क्वेश्चन नंबर 75, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दी हेग नीदरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 76, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वियना, रोम, न्यूयॉर्क या फिर जिनेवा? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका उद्देश्य विश्व के लोगों को स्वास्थ्य स्तर पर ऊंचा करना है। इसके 194 सदस्य देश तथा 2 संबद्ध सदस्य हैं। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। विश्व स्वास्थ्य दिवस इसलिए हम लोग 7 अप्रैल को मनाते हैं क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। तो ये भी याद रखिए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 77, राष्ट्रसंघ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? 1914, 1920, 1919 या इनमें से कोई नहीं? तो राष्ट्रसंघ यानी लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की प्रेरणा से वर्ष 1920 में राष्ट्रसंघ लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी, जिससे भविष्य में युद्धों को रोका जा सके। क्वेश्चन नंबर 78, संयुक्त राष्ट्र को मुख्यतः किस संगठन का परवर्ती रूप माना जा सकता है? लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ ऑल नेशंस, लीग ऑफ यूरोपियन नेशंस, लीग ऑफ यूरोपियन एशियन नेशंस या फिर लीग ऑफ नेशंस? तो संयुक्त राष्ट्र संघ को किस संगठन का परवर्ती रूप माना जा सकता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लीग ऑफ नेशंस का। संयुक्त राष्ट्र को मुख्यतः लीग ऑफ नेशंस का परवर्ती रूप माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की असफलता ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समतापूर्ण और न्यायोचित बनाने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 79, यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945 में, 1946 में, 1947 में या फिर 1948 में? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1945 में यूएनओ की स्थापना की गई थी। वर्तमान में विश्व के 193 देश इस संस्था के सदस्य हैं। पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं, जिन्होंने 1 जनवरी 2017 को यह पद धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 80, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, हेग में या फिर जापान में? तो यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। वर्तमान में इसके कुल सदस्यों की संख्या 193 है। संयुक्त राष्ट्र संघ वैश्विक स्तर पर स्थापित ऐसी संस्था है जो अपने विभिन्न अंगों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, मानवाधिकार की रक्षा, न्याय प्राप्ति इत्यादि दायित्वों का निर्वहन करती है। क्वेश्चन नंबर 81, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर आधिकारिक रूप से कब लागू हुआ था? 20 अगस्त 1945 को, 24 सितंबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को या फिर 10 दिसंबर 1948 को? तो क्वेश्चन नंबर 81 के लिए राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 अक्टूबर 1945 को। 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर हुआ था तथा इसे 24 अक्टूबर 1945 को आधिकारिक रूप से लागू किया गया था। चार्टर में संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य, दायित्व, आधिकारिक भाषा, शांति स्थापना के तरीके आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 82, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? हेग में, सैन फ्रांसिस्को में, नीदरलैंड में या फिर जेनेवा में? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी सैन फ्रांसिस्को में। क्वेश्चन नंबर 83, संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर प्रथम बार हस्ताक्षर कहाँ हुए थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सैन फ्रांसिस्को। क्वेश्चन नंबर 84, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो अगेन वही क्वेश्चन हैं रिपीटेड। सन 1945 ईस्वी में 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी।
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई। इसकी संरचना में सुरक्षा परिषद वाले सबसे शक्तिशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत अहम थे। वर्तमान में 193 देश इसके सदस्य हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 85, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय इसके प्रारंभिक सदस्य राज्यों की संख्या क्या थी? 48, 49, 50 या फिर 51? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय इसके प्रारंभिक सदस्य राज्यों की संख्या थी 50। क्वेश्चन नंबर 86, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 87, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? अगेन वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 88 भी वही है। क्वेश्चन नंबर 89, पैकेज डील का संबंध है भारत चीन वार्ता से, भारत पाक वार्ता से, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से या फिर कॉमनवेल्थ की सदस्यता से? तो पैकेज डील का संबंध किससे है? संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से पैकेज डील का संबंध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। पैकेज डील संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 90, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग 1994 से कार्यशील नहीं है? आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय, महासभा या फिर न्यासी परिषद? तो वो कौन सा अंग है जो 1994 से कार्यशील नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यासी परिषद। न्यासी परिषद संयुक्त राष्ट्र का अंग है जो न्यासी क्षेत्रों की सरकार का पर्यवेक्षण करने तथा उन्हें स्वशासन या स्वतंत्रता प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए निर्मित की गई थी। वर्ष 1994 में अंतिम न्यासी क्षेत्र पलाऊ के स्वतंत्रता प्राप्त कर लेने के पश्चात न्यासी परिषद ने अपना परिचालन समाप्त कर दिया। वर्ष 1994 के बाद परिषद हेतु नई भूमिका निर्धारित की गई है, जिसके अंतर्गत यह अल्पसंख्यक और देशज लोगों हेतु एक मंच के रूप में सेवारत है। क्वेश्चन नंबर 91, संयुक्त राष्ट्र संघ के महामंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्षों का, 5 वर्षों का, 10 वर्षों का या फिर 12 वर्षों का? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महामंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर सामान्य सभा करती है। क्वेश्चन नंबर 92, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम सेक्रेटरी जनरल कौन था? डैग हैमरशोल्ड, कॉफी अन्नान, यूथांट या फिर त्रिगवेली? तो प्रथम सेक्रेटरी जनरल कौन थे? त्रिगवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद 24 अक्टूबर 1945 से 1 फरवरी 1946 तक यूनाइटेड किंगडम के ग्लाडविन जेब कार्यवाहक महासचिव बनाए गए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामान्य सभा ने नॉर्वे के त्रिगवेली को स्थायी महासचिव पद पर नियुक्त किया था। उन्होंने सफलतापूर्वक अपने 5 वर्ष का संपूर्ण कार्यकाल 2 फरवरी 1946 से 10 नवंबर 1952 को पूर्ण करने के बाद 1951 में पूर्ण नियुक्ति प्राप्त की, किंतु 1952 में अपने पद से त्यागपत्र उन्होंने दे दिया था। वे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव बने थे। क्वेश्चन नंबर 93, इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव था? तो कौन थे? त्रिगवेली। क्वेश्चन नंबर 94, संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा के सेक्रेटरी जनरल हैं बुतरस घाली, कॉफी अन्नान, यासर अराफात या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉफी अन्नान। प्रश्न काल में घाना के कॉफी अन्नान संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा महासचिव पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस हैं। क्वेश्चन नंबर 95, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? इन चारों ऑप्शन में से कोई भी नहीं है। एंटोनियो गुटेरस वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। क्वेश्चन नंबर 96, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित सामूहिक सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव निम्न प्रतिवेदन पर आधारित था? किसिंजर प्रस्ताव 1971, ग्रोमेको प्रस्ताव 1975, बोर रदरफोर्ड प्रस्ताव 1956 या फिर एचिसन प्रस्ताव 1950? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित सामूहिक सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव इनमें से कौन से प्रतिवेदन पर आधारित था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एचिसन प्रस्ताव 1950। ये सारे प्रस्ताव का सन याद रखिए, जैसे किसिंजर प्रस्ताव 1971 है, ये मैचिंग में आते हैं, तो याद रखिए किसिंजर प्रस्ताव 1971, ग्रोमेको प्रस्ताव 1975,
बोर रदरफोर्ड प्रस्ताव 1956 और एचिसन प्रस्ताव 1950। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित सामूहिक सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है एचिसन प्रस्ताव, जो कि 1950 में हुआ था, पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे? नेहरू, द गॉल, यासिर अराफात या फिर टीटो? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द गॉल। गुटनिरपेक्ष आंदोलन राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिन्होंने यह निश्चय किया कि वे विश्व के किसी भी शक्तिशाली देश के साथ न तो आएंगे और न ही उनका विरोध करेंगे। इस आंदोलन में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के द्वितीय राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टीटो, बर्मा के प्रधानमंत्री यूनू, इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति सुकर्नो तथा घाना के प्रथम राष्ट्रपति क्वामे नक्रुम्हा ने भाग लिया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सर्वप्रथम प्रयोग भारतीय अधिकारी वी.के. कृष्णन मेनन ने वर्ष 1953 में संयुक्त राष्ट्र में किया था। द गॉल, चार्ल्स डी गॉल का इस आंदोलन से कोई संबंध नहीं है, वे फ्रांस के राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, द गॉल। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य नहीं है? नेहरू, नासिर, मार्शल टीटो या फिर फिदेल कास्त्रो? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फिदेल कास्त्रो। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से कौन निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर, मार्शल टीटो या फिर कर्नल गद्दाफी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नल गद्दाफी। क्वेश्चन नंबर 100, इनमें से कौन निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नेता नहीं है? अगेन वही क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आज हमने संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े हुए 100 क्वेश्चंस किए इस टॉपिक के अंतर्गत। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग बाकी के 66 क्वेश्चंस को करेंगे। कुल 166 क्वेश्चंस है इसमें, ठीक है, तो हम करेंगे आगे के क्वेश्चन। कुल 166 क्वेश्चंस हैं, तो आज हम लोग बस 100 क्वेश्चन ही कर रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए। पूरी की पूरी बुक को हम डिस्कस करेंगे, इस पूरी घटना चक्र अतिरिक्तांक को हम लोग करेंगे डिस्कस इसमें। तो जुड़े रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।